ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो हमारा टॉपिक है वो एक चीज बतानी थी। लेक्चर नंबर हमारा जो 12 था, सॉरी लेक्चर नंबर हमारा 16, ठीक है। तो 16 में मैंने आपको वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में बताया था। बट हुआ क्या कि वो वीडियो लगभग 40 मिनट की थी और वो करप्ट हो गया। आपको सिर्फ 12 मिनट का वीडियो मिला है यूट्यूब पे। मैंने वीडियो बनाया 40 मिनट का, बट बीच में कुछ फाइल करप्ट हो गई, ठीक है। तो वो जो वीडियो अपलोड हुआ है वो 12 मिनट का ही हुआ है ना। और फिर मैंने 17 लेक्चर को पढ़ा दिया, ठीक है। 17 नंबर का हो गया। लेकिन जो मैंने उस दिन बताया था 16 में, ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, उसी को दोबारा बताऊंगा। रीजन क्या है कि वहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो 17 नंबर लेक्चर जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो या जब पढ़ोगे, तो उससे पहले आप ये जो मैं आज बता रहा हूँ उसको आप मेंशन कर लेना, ठीक है। एक तरीके से मैं 16 को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ याद रहे। वो वाला 12 मिनट का वीडियो बन पाया, मतलब करप्ट हो गया, बाकी तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलो, अभी पूरी कहानी यही चल रही है, मीटर वोल्ट मीटर पे, ठीक है। ठीक है, देखो एमीटर क्या होता है। एमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा यानी करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा या करंट को मेजर किया जाता है, करंट को नापते हैं, ठीक है। और वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोग वोल्टेज या फिर विभव या वोल्टता इसको नापते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि एक एमीटर और वोल्टमीटर के बीच तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब एमीटर और वोल्टमीटर में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं यानी क्या असमानताएं हैं, इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो ये जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एमीटर में क्या क्या चीजें होती हैं और वोल्टमीटर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसको आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर 1। तो एमीटर में कुछ बातें मैं बोलूंगा और वोल्टमीटर में कुछ बातें बोलूंगा, थोड़ा लिख भी दूंगा, तो उसको आपको नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो पहला देखो एमीटर में पॉइंट नंबर 1 है कि वह सूचक उपयंत्र जो किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा को मापने के लिए, जो किसी परिपथ में प्रवाहित हो रही धारा को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है एमीटर कहलाता है, ठीक है। एमीटर कहलाता है, यहाँ लिख लो वह सूचक उपयंत्र, वोल्टमीटर में लिखेंगे वह सूचक, सूचक मतलब समझ रहे हो ना। सूचक मतलब यहाँ पे है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से, सब मैंने पढ़ा रखा है।
और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आ चुका होगा। वह सूचक उपयंत्र जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव, या इसको बेटा बोलते हैं वोल्टेज, या हिंदी में वोल्टता। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या वोल्टता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, वोल्टमीटर कहलाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो एमीटर में सेकेंड पॉइंट कि एमीटर को विद्युत परिपथ के सदैव श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या प्रयुक्त किया जाता है या लगाया जाता है, जो भी वर्ड इस्तेमाल करना चाहो। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर के बारे में लिखेंगे कि वोल्टमीटर को सेकेंड पॉइंट सदैव विद्युत परिपथ के समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है शायद। ठीक है, तीसरी पॉइंट, एमीटर में लिखेंगे एमीटर की कुंडली का प्रभावी प्रतिरोध मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस नगण्य होता है, नगण्य या बहुत कम होता है। नगण्य को मतलब हम कहते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर की जो कुंडली होती है, ठीक है, जो उसका कॉइल होता है, वो कॉइल किससे बना होता है? वो कॉइल बना होता है किसी न किसी चालक से, अर्थात कंडक्टर से। ठीक है, और उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है।
चल रहा है, ठीक है। तो एमीटर का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो नगण्य होता है या बहुत कम होता है, एमीटर की कुंडली का। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं तो लिख लो 0.3 में वोल्टमीटर की कुंडली का मतलब क्वाइल का प्रभावी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। प्रभावी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और क्या पॉइंट हो सकता है? चलो एक पॉइंट और लिख लो, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिख लो, देखो जो कुंडली होती है इसकी, एमीटर के कॉइल की, एमीटर की, ठीक है ना, एमीटर की जो कुंडली होती है, ये सब मैंने देखो लेक्चर नंबर 16 में सब पढ़ा दिया था, पर शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर मिल जाता है तो दोबारा मैं अपलोड करूंगा, 2-3 दिन से कर रहा हूँ, रिट्राइव अगर हो जाता है तो रिपीट हो गया, और अगर नहीं होता है तो ये लेक्चर आप लोग कंसीडर कर लेना, ठीक है। चलो तो लिख लो कि एमीटर की कुंडली अपेक्षाकृत मोटे तार तथा कम वर्त संख्या, इंग्लिश में बेटा बोलेंगे, एमीटर का जो हमारा कॉइल होता है वो थिक वायर होता है, मोटा तार होता है। कम वर्त संख्या मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जो कॉइल में जो फेरे होते हैं, टर्न्स होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। यही बार लाइन को लिखना था कि एमीटर की कुंडली अपेक्षाकृत मोटे तार व कम वर्त संख्या वाली होती है, जबकि वोल्टमीटर की कुंडली अपेक्षाकृत, यहाँ मोटा तार है तो बेटा यहाँ क्या होगा, पतले तार, वह यहाँ कम वर्त संख्या है, कम नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा वर्त संख्या वाली होती है, ज्यादा वर्त संख्या वाली होती है। लास्ट पॉइंट लिख लो, एमीटर परिपथ में शून्य प्रतिरोध, मैं सब समझा दूंगा क्या लिखा है, शून्य प्रतिरोध तो ब्रैकेट में बोलेंगे लघु परिपथ, लघु परिपथ दिखाई दे रहा है नीचे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट,
ठीक है। तो एमीटर विद्युत परिपथ में शून्य प्रतिरोध अर्थात या लघु परिपथ, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, की तरह कार्य करता है या की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, की तरह कार्य करता है। वहीं वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में अनंत प्रतिरोध, इस स्थिति को बेटा बोलते हैं ओपन सर्किट, खुला परिपथ। खुला परिपथ को बोलते हैं ओपन सर्किट। खुले परिपथ यानी कि ओपन सर्किट की स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। चलो, अगर ये पॉइंट्स कहीं क्लियर नहीं है, एक बार फिर से पढ़ो, फिर मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूं दोबारा। इससे पहले एक चीज आपको मैं फिर से रिवीजन करा दूं दिमाग में कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ देखना ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक प्रकार यानी कि सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। तो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट जो है वो द्वितीयक है यानी कि सेकेंडरी टाइप के हैं। ठीक है, और इस द्वितीयक में भी कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया है, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। इसको हम इंडिकेटिंग कहते थे, याद करो, इंटीग्रेटिंग, और तीसरा होता था रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, इंडिकेटिंग को हम हिंदी में बेटा बोलते थे सूचक प्रकार, इंटीग्रेटिंग को समाकलन प्रकार, और रिकॉर्डिंग को शायद रिकॉर्डिंग ही कहते थे हिंदी में, जिसको रिकॉर्ड करते थे। फिर इसमें हम लोगों ने कहा कि हम इंडिकेटिंग को पढ़ रहे हैं, तो इंडिकेटिंग में कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोग मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, ठीक है, इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें चल लौ कहते थे ना, मूविंग आयरन, चल लौ वो मूविंग आयरन है, चल कुंडली वो क्या है, मूविंग कॉइल है, ऐसे करके हम लोग। और ये जितने भी हमने अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, या जो हमने लिखा है अभी, जितना भी लिखा है एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, जितना हमने लिखा है अभी भी वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में, वो सभी के सभी किस प्रकार में आ जाएंगे, वो है इंडिकेटिंग में। वो सभी के सभी एमीटर और वोल्टमीटर जो है वो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट लिखा था कि यह सूचक प्रकार का उपयंत्र होता है, जिसके द्वारा एमीटर के लिए लिखा था कि धारा नापने के लिए यूज करते हैं, और वोल्टमीटर के लिए लिखा था किसी दो बिंदुओं के बीच का जो वोल्टेज है, विभव है, उसको मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सूचक प्रकार का जो मैंने उपयंत्र लिखा था ये दोनों के लिए है, सूचक प्रकार का ये भी है, सूचक प्रकार का,
कुछ सूचक प्रकार के यानी कि इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम उसी से एमीटर भी बनाते हैं, उसी से वोल्टमीटर भी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, प्रकार वही है, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से जो एमीटर बना है उससे हम धारा मापेंगे, और जो वोल्टमीटर बना है उससे हम विभव या वोल्टेज नापेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो पिक्चर कुछ ऐसे ही है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में इंडिकेटिंग टाइप यानी कि सूचक प्रकार, और सूचक प्रकार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं उससे हम एमीटर भी बनाते हैं और वोल्टमीटर भी बनाते हैं। आगे इसको हमने लेक्चर नंबर 17 में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। पहली चीज देखो, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको, यहां से भी क्लियर हो गया, यहां से भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, किसके? विद्युत के परिपथ की, ठीक है। और वही वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल में, किसके? विद्युत के परिपथ। अब इस बात को यहां समझ लो, जैसे ये मान लो हमारा एक सर्किट है, ये कोई सर्किट, हमको नहीं पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको बेटा हमने बोला ये R1 है, ये R2 है, और ये है R3, और यहाँ है वोल्टेज, इसकी वोल्टेज सप्लाई दी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इस तरह की सर्किट देखी होगी। अगर मैं कहता हूँ कि इससे निकलने वाली करंट जो है वो है I, तो होता क्या है, प्रश्न ये है कि इसमें बहने वाली करंट का मान बताइए। R3 में बहने वाली करंट, मान लिया इसका हमने नाम दिया I डैश, इसका मान बताइए। तो आप सर्किट सॉल्व करते हो और वैल्यू निकाल लेते हो, ये आपने पढ़ा है थेवेनिन नॉर्टन इक्वेशन के बारे में। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे धारा का मान क्या होगा, और हमको धारा नापनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एक एमीटर का। और उस एमीटर को हमने क्या कहा कि जहां हमको धारा मापनी होती है उस विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, दैट मीन सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो इस विद्युत सीरीज की मैं इसकी बात करूं, इससे और इसके बीच में जो धारा बह रही है, इसी विद्युत पे हम लोग सीरीज में लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग इस प्रकार से एमीटर को लगाएंगे, और एमीटर को हम बेटा ए लिखते हैं, ऐसे हम ठीक है। तो हो गया ना, इस परिपथ के सीरीज में हमारा एमीटर हो गया। सीरीज मतलब क्या होता है बेटा? जैसे सीरीज मतलब कि इस प्रकार से कॉम्बिनेशन होता था, जैसे अगर कोई धारा बह रही है इसमें, तो यही धारा यहाँ भी बहेगी, यही धारा यहाँ भी बहेगी, यही धारा यहाँ भी बहेगी। धारा जो है वो बटती नहीं है, विभक्त नहीं होती है, धारा समान रहती है। तो यहाँ जो धारा बहेगी इसमें, वही धारा तो इसमें होकर के बहेगी, क्योंकि कहीं से इसमें ब्रांच नहीं बना है, अलग से कोई शाखा नहीं निकली है। जैसे यहाँ कोई शाखा निकल जाए तब इस श्रेणी क्रम में नहीं रहेगा, क्यों? कि शाखा निकल जाने से धारा का कुछ मान इस रास्ते से होकर के भी जाएगा, और श्रेणी क्रम में होने पे अगर ये अगर समांतर क्रम में चीजें आ जाती हैं, कहने का अर्थ क्या है
जब भी धारा को प्रवाहित होने के लिए एक उपलब्ध परिपथ होगा या शाखा मिलेगी तो धारा वहां से बहने लगेगी। तो पहले धारा देखो जब ये नहीं था तो करंट पूरी की पूरी यहाँ से बह रही थी, इसे हम बोलते थे श्रेणी क्रम। क्योंकि यह लग गया, एक हमने एडिशनल लगा दिया, अब क्या है करंट जो है यहाँ से बढ़ जाएगी, कुछ धारा ऊपर जाएगी, कुछ धारा यहाँ बहेगी। भाई जैसे नाली में पानी बहता है और उसको अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे, तो जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वहां से नाली का पानी अपना मुख्य रास्ता से पानी बहने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जो करंट बह रही है आई डैश, वही करंट एमीटर से बहेगी और ये बहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम करंट का मापन कर रहे हैं और करंट मापने के लिए धारा ही हमको चाहिए। करंट मेजर करने के लिए हमको धारा ही चाहिए। धारा मापने के लिए सीधे हम लोग करंट का इस्तेमाल करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारी की सारी करंट इसी से होकर के बहेगी और जब इससे होकर के बहेगी तो एमीटर में हमको रीडिंग जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, धारा का मान हमको पता चल जाएगा। एमीटर ऐसे होता है, इंस्ट्रूमेंट बता देगा। बहुत लोगों को पता होगा ये बात, बस जिसको नहीं पता होगा वो बेसिक बात समझ गया होगा। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें, जैसे धारा है यहाँ जा रही है, यहाँ तक बह रही है, अब धारा देखो क्या होगी, कुछ यहाँ बटेगी, कुछ यहाँ बटेगी, कोई बात नहीं। लेकिन जो ये धारा है ये तो पूरी की पूरी धारा यहाँ जाएगी ना, यहाँ तो कोई ब्रांच है नहीं। तो इसी धारा का हमको मापन करना था, तो हमने एमीटर लगा लिया। ठीक है, अब अगर हम बात करें वोल्टमीटर की, तो बोला है कि वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बेटा आप एक बात याद रखो, याद शायद होगा आपको कि जब पैरेलल हमारी सर्किट होती है तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान समान होता है। अगर मैं इसकी ही बात करूं, पॉइंट ए और बी है मान लिया, तो देखो बेटा जो वोल्टेज इसका होगा, जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। मैंने बताया था श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और समांतर क्रम में वोल्टेज या विभव समान होता है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान थी क्योंकि धारा समान बह रही थी, बट समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक का वही वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक का होगा। ठीक है, और वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम कह रहे वोल्टेज पैरेलल में समांतर में बराबर होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस वोल्टेज को नापने के लिए हमें वोल्टमीटर जो है हमेशा पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा दिया, कहीं से भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे आपको प्रश्न ये था कि ए और बी के बीच का जो है विभव कितना लिखा, दो बिंदुओं के बीच विभव निकालना है। तो इसको नापने के लिए आपने 1.1 वोल्ट मीटर का जो तार है प्रोब को यहाँ रखा, दूसरे को यहाँ रखा, यह दोनों समांतर क्रम में है और जो वोल्टेज का रीडिंग आएगा वही इस R3 में उपस्थित वोल्टेज का मान होगा। और वोल्टेज कैसे निकलता है आपने पढ़ा होगा, V/I/R। अगर रेजिस्टेंस R है, इसमें बहने वाली धारा अगर मान लीजिए कुछ है, ठीक है, I डैश है, इसमें बहने वाली धारा I डैश है,
तो वोल्टेज का मान पता चल जाएगा। आप मैथमेटिक्स से जब आप सर्किट सॉल्व करते थे तो वहां से निकालते थे, और वोल्टमीटर से हम डायरेक्ट ये मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात यही बता देता हूँ, लिखवाया नहीं है। हमारा जो वोल्टमीटर है वह भी एमीटर की भांति ही कार्य करता है। अब सुनो कैसे, फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो वोल्टमीटर है वह एमीटर की भांति ही कार्य करता है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ये जो करंट है ना, अगर ये करंट ना हो, आपको पता ना हो, तो वोल्टेज कभी निकाल पाओगे? मतलब वोल्टमीटर कभी कार्य, वोल्टमीटर अपना मान दे पाएगा? इसका मतलब है कि वोल्टमीटर में भी हम करंट का मापन कर रहे हैं, और चूंकि वोल्टमीटर में करंट का मापन कर रहे हैं, इसलिए वोल्टमीटर भी हमारा एमीटर की भांति ही कार्य करता है। लेकिन जहाँ सिर्फ करंट निकालना होता है वहाँ पे हम सिर्फ एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ वोल्टेज निकालना होता है वहाँ वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जहाँ हमको वोल्टेज का मान निकालना होता है। और वोल्टेज का मान जो आता है सूत्र से आता है V बराबर I इंटू R। यहाँ करंट I डैश है तो यहाँ I डैश इंटू R, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा यह वोल्टमीटर उसका मान बता देगा। क्लियर है? अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट कैसे है कि प्रभावी प्रतिरोध नगण्य या बहुत कम, इसका एमीटर की कुंडली का, एमीटर के कॉइल का। तो एमीटर का जो कॉइल होता है उसका प्रभावी प्रतिरोध या तो नगण्य होता है या बहुत कम होता है। वही वोल्टमीटर का, वोल्टमीटर की कुंडली का प्रभावी प्रतिरोध या तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। एमीटर में जो होता है, जो कुंडली होती है, देखो कुंडली का मतलब क्या है? कुंडली कैसे बनती है? कोई तार है, मान लो कोई तार है या चालक है, वायर है, इसको हम कुंडली बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, इस प्रकार से होता है शेप कुंडली का। इसी तार को जब हम फोल्ड करते हैं, कुंडली नुमा बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉइल या कुंडली। इसी वायर का होता है। और यह कुंडली जो होती है, आपने पढ़ा होगा जब मैंने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बताया था, चल रहा प्रकार का, तो वहां पे कुंडली मैंने बताई थी, कुंडली होती है, कॉइल होती है। तो उसी कॉइल के बारे में बात कर रहा है कि जो हमारी कॉइल होती है, जो हमारी कुंडली होती है, ठीक है, उसका जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि वो तार से बना है, वह भी एक चालक से बना है, और हर चालक का अपना क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। हर चालक का अपना प्रतिरोध होता है। तो जिस चालक तार से हम बनाएंगे इसकी कुंडली को, एमीटर की कुंडली को, हमेशा ध्यान रखेंगे कि उसका प्रतिरोध क्या रहे? बहुत कम रहे या नगण्य रहे, नेग्लिजिबल रहे, बहुत कम रहे। ठीक है, यही बता देता हूं कि आर का मान कम रहे। आर का मान हम कैसे निकालते हैं? रो एल अपॉन ए। रो क्या है बेटा? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जो चालक के पदार्थ पे निर्भर करता है कि तार हम किस चीज का बना रहे हैं, कंडक्टर हमारा किस मटेरियल का है, क्या कंडक्टर हमारा एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, कोबाल्ट का है, किसी और धातु का है। ठीक है, तो जिस प्रकार का हमारा कंडक्टर या माध्यम होता है, उसी का यह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है। एल क्या है? इस चालक की लंबाई होती है, कितनी लंबाई है, मान लीजिए लंबाई इस चालक की लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई। ए क्या है? इस चालक का क्षेत्रफल है।
क्षेत्रफल मतलब कि ये जो तार था वो ये तार हमारा था, ये हमारा तार है, ये लंबाई है। तो यहाँ से देखोगे जो तारा की जो मोटाई होती है ना, ये होता है क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसको साइड से देखूं, मान लो ये हमारा तार कुछ ऐसा है, तार मेरा कुछ ऐसा है, ठीक है, कुंडली जो हमारी कुछ ऐसी है, भाई तार एकदम पतला तो होता ही है। इमेजिन करना है बेटा इसको। तो साइड से देखेंगे तो इसका जो ये एरिया होगा ना, ये एरिया, इसी एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया रो, चालक की लंबाई L और चालक का विशिष्ट काट का क्षेत्रफल A हो गया। तो यहां से हम चालक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कुंडली की लंबाई समान है, तो कुंडली की लंबाई चालक की लंबाई समान है। चालक मान लीजिए किसी एक ही पदार्थ का बना है, कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, और चालक का जो आप देखोगे रेजिस्टेंस प्रतिरोध वह एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर चालक का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। वन अपॉन का संबंध है ना बेटा। अगर मैं कांस्टेंट हो गया, ये दोनों लंबाई हमारी फिक्स है, रो का मान भी हमारा फिक्स है, ठीक है। एरिया ज्यादा होने का मतलब क्या है, इस एरिया का मान ज्यादा हो गया, मतलब तार की मोटाई ज्यादा होनी चाहिए, तार मोटा हो गया। जब तार मोटा हो गया तो यही तो लिखा है कि तार जो है मोटा होना चाहिए, तार जो है मोटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब बेटा तार मोटा हो गया तो उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कैसे समझना, यह मान लो एक चालक है, इस पे हम टर्न्स को लपेट रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छह टर्न्स हैं, जैसे स्क्रीन की तरह होता है। ये मान लो एक और हमारे पास है। अब चालक का तार जो है वो मोटा हो गया, ठीक है। जब चालक का तार मोटा हो गया अब कितने टर्न्स बनेंगे, एक दो तीन चार। नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, कम हो गए ना, क्योंकि मोटाई ज्यादा हो गई तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ क्या है बेटा, मोटा हो गया तार तो उसकी वर्ग संख्या क्या हो गई, कम हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स जो है, फेरों की संख्या कम हो गई। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया होगा, दोबारा समझ लो। रेजिस्टेंस कम करने के लिए कम होना चाहिए, हमने लिखा है बहुत कम होता है। और कम क्यों होता है, अच्छा कम भी क्यों होता है, कारण है। देखो जब हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं और हमने कहा, समझना बात को ध्यान से, कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो इसका मतलब कि अगर रेजिस्टेंस का मान कम है, प्रतिरोध का मान कम है, तो कम प्रतिरोध से धारा का मान प्रवाहित होता है। तो पढ़ा है, जब रेजिस्टेंस का मान कम होता है तो करंट वहीं से फ्लो करती है। अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, मान लो ये है और एक ये है, ये करंट फ्लो कर रही है आई, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है R1 का, इसका रेजिस्टेंस R2 है, कम है। R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, R2 का रेजिस्टेंस कम है, तो धारा किधर बहेगी, धारा हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करती है। अधिकतम धारा जो है वो R2 में बहेगी, R1 में कम धारा बहेगी। तो भाई हमें धारा ज्यादा चाहिए ना, क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम करंट को तो नाप रहे हैं, हम धारा को नाप रहे हैं, तो हमको धारा ज्यादा चाहिए।
धारा ज्यादा कब मिलेगा, जब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, और कम होने के लिए तार की मोटाई ज्यादा होनी चाहिए। सब जुड़ा हुआ है। तार की मोटाई ज्यादा होगी तो उसके टर्न्स कम हो जाएंगे, तार की मोटाई ज्यादा होगी तो उसके टर्न्स कम हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और चूंकि धारा को मीटर करना है, धारा में कोई हमको डाइवर्जन नहीं चाहिए, धारा हमको पूरी की पूरी चाहिए, इसीलिए इसको हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आई थिंक आपको यहाँ से अब तक स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात आपको बता चुका था कि पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज मीटर करना है। अब उल्टी बात शुरू करेंगे यहाँ से। इसका प्रभावी प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, देखो यही से सीधी सी बात। मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, वोल्टमीटर के केस में रेजिस्टेंस की बात करूं, V बराबर आई आर, कहीं भी V बराबर आई आर है, वोल्टेज मिलेगा। अगर R का मान ज्यादा होगा तभी हमको वोल्टेज का मान ज्यादा मिलेगा। R का मान ज्यादा होगा तभी वोल्टेज का मान ज्यादा मिलेगा। तो इस केस में हमेशा प्रभावी प्रतिरोध क्या है, ज्यादा होता है। और R ज्यादा तब होगा, समझना, R ज्यादा तब होगा जब एरिया का मान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए लिखा है कि एरिया का मान कम होने का मतलब है यहाँ पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पतले तार का इस्तेमाल किया जाता है तो इस फिगर को देखो, टर्न्स की संख्या क्या होती है, वृत्त की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, देखो यहाँ रेजिस्टेंस हमको क्या चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा तब होगा जब एरिया का मान कम होगा, और एरिया का मान कम कब होगा, जब तार पतला होगा। तो तार पतला होगा, तार पतला होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, वो ज्यादा तार हम लपेट सकते हैं ना भाई। पतले तार से आप ज्यादा टर्न लगा सकते हो, मोटे तार से कम ही आप फेरे लगा सकते हो। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है, शून्य प्रतिरोध, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। अब सीधी सी बात समझो कि हम शॉर्ट सर्किट का अर्थ क्या समझते हैं। शॉर्ट सर्किट का अर्थ क्या होता है कि विद्युत परिपथ में जो हम रेजिस्टेंस को अप्लाइड करते हैं उसका मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। रेजिस्टेंस का मान शून्य हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ की स्थिति। और रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाए, अनंत मतलब कि बहुत ज्यादा, 1000, 2000, 5000 इतना ओम हो जाए, उसे बोलते हैं खुला परिपथ, यानी कि ओपन सर्किट की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ पे शून्य परिपथ क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा कि नगण्य प्रतिरोध होता है। नगण्य मतलब कि बहुत कम प्रतिरोध होता है। तो अगर मैं बहुत कम को आइडियली कहूंगा तो शून्य कह सकता हूँ, बहुत कम नगण्य, तो आदर्श स्थिति में शून्य हो गया, परंतु शून्य होता नहीं। तो अमूमन जो है हमारा सर्किट एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य नहीं करता है, यह नियर अबाउट शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, अर्थात यह आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे प्रतिरोध का मान अनंत हो गया, रेजिस्टेंस का मान अनंत हो गया, अनंत मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया। अब जब अनंत हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो क्या वहां से धारा का प्रवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो धारा का जब प्रवाह नहीं हो पाएगा तो उसे हम बोलते हैं खुला परिपथ या ओपन सर्किट। एक एग्जांपल से आपको यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ। एक सर्किट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास है कि कैसे होता है।
ठीक है। अब मान लो कि हम एमीटर को लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? मान लो हम एमीटर को यहाँ लगाते हैं, मान लो कहीं लगा सकते हैं, इसमें धारा मापनी है तो हमने एमीटर लगा लिया। एमीटर को लगाने के बाद हमने देखा कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है प्रभावी में क्या होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है। तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट जो है वो आसानी से यहाँ से पास करेगा, ये तो हमने पढ़ रखा है। उसी स्थिति को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और अगर मैंने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया जो इसमें बहने वाला, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको मीजर करेगा, एक वोल्टमीटर, तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्योंकि वोल्टमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा का अर्थ क्या है? अगर अनंत है तो यह खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा, ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि धारा यहाँ बहेगी ही नहीं, मतलब धारा जो है यहाँ से यहाँ नहीं बहेगी, और सारी की सारी धारा यहाँ से बहेगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट का अर्थ हुआ कि मिनिमम रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, और ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि हाई रेजिस्टेंस या इनफिनिट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। आपको थोड़ा बेसिक पता ही था शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का, बट थोड़ा सा हो गया। तो ये चीजें हमारी जो हो गई, ये बेसिक्स हो गया कि एक एमीटर में और एक वोल्टमीटर में हमारा जो डिफरेंस होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट रहा हो, कहीं भी कोई दिक्कत रही हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।